हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद बॉटनी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेल क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, सेल थ्योरी के बारे में बात की थी हमने। आज मैं उसी के कंटिन्यूएशन में आपको आगे बताना चाह रही हूँ एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। क्या मतलब है इसका? मतलब आसपास के लिविंग वर्ल्ड में अगर हम देखें तो सेल हमें कितनी वेराइटी के मिलते हैं, कितनी डाइवर्सिटी है इस सेल में। और डाइवर्सिटी किस मामले में? डाइवर्सिटी साइज में, शेप में और फंक्शन में। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा लिविंग सेल कौन सा होता है, तो मुझे मैक्सिमम लोग आंसर देंगे माइकोप्लाज्मा। बिल्कुल सही बात है। अब एनसीईआरटी की कुछ बातों ने हमें बड़ा परेशान कर रखा है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, डायमेंशन इज 0.3 माइक्रोमीटर। और जैसे हम प्लेस पलटते हैं वहां पे एक डायग्राम दिया हुआ है और वहां दिया है पीपीएलओ और डायमेंशन दिया है 0.1 माइक्रोमीटर। ये प्रॉब्लम हो गई। 0.1 तो ऑब्वियसली 0.3 से छोटा है। अब हम क्या करें? तो देखो, पहली बात तो सही जानो। सही क्या है कि पीपीएलओ इज अ कैटेगरी। ये बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसमें माइकोप्लाज्मा एक मेंबर है। ठीक, अब हम क्या करें? इस कैटेगरी की जो रेंज होती है वो 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर होती है। अब सब बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम 0.1 टू 0.3 है तो स्मॉलेस्ट तो 0.1 का होना चाहिए ना। बिल्कुल सही कहते हो, लेकिन हम कभी कभी हमें वो चीजें फॉलो करनी पड़ती है जो एनसीईआरटी में लिखी है एज अ स्टेटमेंट, और वही नीट फॉलो करता है। तो हम इस समय पर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? मान लो कि अगर आपका क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट सेल और आपको माइकोप्लाज्मा ऑप्शन दिया है, तो वो बेस्ट ऑप्शन होगा। ऑल्दो इट इज अ पीपीएलओ बट दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ये एक वॉललेस बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है और स्मॉलेस्ट होता है और इसका डायमेंशन 0.3 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड एनिमल सेल, यस, ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच एग इज लार्जेस्ट आइसोलेटेड एनिमल सेल। आइसोलेटेड क्यों? पैरेंट बॉडी से बाहर होता है। इसका डायमेंशन भी ज्यादा होता है और इसका वेट भी बहुत ज्यादा होता है, करीब 5 पाउंड के करीब होता है। ठीक, लॉन्गेस्ट सेल की बात करूं पूरे एनिमल किंगडम में तो ब्लू व्हेल के न्यूरॉन्स लॉन्गेस्ट होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की बात करूं इन जनरल तो 10 टू 20 माइक्रोमीटर का होता है। बैक्टीरिया इसी का 10 टाइम्स छोटा होता है, 1 टू 2 माइक्रोमीटर का होता है। और वायरसेस उससे भी छोटे होते हैं। अब आप कहोगे मैम वायरस तो सेल नहीं है, आप क्यों वायरस के बारे में बात कर रहे हो? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो। वायरस सेल में नहीं आता और हमें इसमें सेल साइज में इसकी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगेन एनसीईआरटी के डायग्राम में लिखा हुआ है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया दैट इट इज अ पार्टिकल साइज। वायरस एक नॉन लिविंग पार्टिकल माना जाता है आउटसाइड द होस्ट और उसका डायमेंशन 0.2 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, तो आज हम पहले इसी सेल्स के बारे में बात करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ चीजें ऑलरेडी लिख रखी है, आप ध्यान दीजिए कि एक ओवरव्यू कर रहे हैं हम सेल का। तो सेल बहुत डाइवर्स है विद रिस्पेक्ट टू सेल साइज, शेप एंड फंक्शन। साइज के बारे में सबसे पहले मैंने बात की है। स्मॉलेस्ट सेल क्या है? पीपीएलओ, दैट इज माइकोप्लाज्मा, जिसका डायमेंशन क्या याद रखना है? 0.3 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड एनिमल सेल ऑस्ट्रिच का एग है। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल न्यूरॉन ऑफ ब्लू व्हेल है, दैट इज अबाउट 10 टू 30 मीटर। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 टू 20 मीटर है। टिपिकल बैक्टीरियल सेल मोस्टली 1 टू 2 माइक्रोमीटर होते हैं, पर रेंज 5 माइक्रोमीटर तक जा सकती है। पार्टिकल साइज ऑफ वायरस, देखो मैंने हाईलाइट कर दिया दैट दिस इज अ पार्टिकल साइज, ये सेल साइज नहीं है। ये 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर होता है। अपने बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ह्यूमंस के केस में लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन नर्व सेल होता है। Largest cell is the egg cell, that is female gamete. Smallest cell is sperm, that is male gamete. And हमारे RBCs का डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होता है। अब इतने सारे फैक्ट्स में से किन फैक्ट्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है? उन फैक्ट्स पर जो हमारे एनसीईआरटी में। अब आप बहुत कहोगे ना मैम बहुत एनसीईआरटी करती है, बट एक्चुअली हमारी नीट के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो हमें एनसीईआरटी के डायग्राम्स पर, फोटोग्राफ्स पर, डेटा पर बहुत ज्यादा फोकस रखना है। तो मैं यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना है। हमें स्मॉलेस्ट सेल का ध्यान रखना है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड एनिमल सेल का ध्यान रखना है, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, टिपिकल बैक्टीरियल सेल, देन इस केस में डायमीटर ऑफ द ह्यूमन आरबीसी। ये कुछ जो हैं ये आपकी एनसीईआरटी के डेटा हैं और ये आपसे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है,
ये तो पहला पैरामीटर हो गया, पहला पैरामीटर दैट इज सेल का साइज। ठीक, अब हम दूसरे पैरामीटर पे आते हैं दैट इज शेप। तो जब हम शेप की बात करें, अगेन एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिए हुए हैं, आपकी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में सेकेंड पेज पर कुछ डायग्राम्स दिए हैं, उनके नीचे उनके शेप लिखे हुए हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। जैसे आरबीसी का शेप ओवल और बाइकॉन्केव होता है, डब्ल्यूबीसी का शेप एमीबॉइड यानी इरेगुलर शेप्ड होता है नियरली। अगर हम बात करें ट्रेकीड का, इलोंगेटेड होता है। हमारा नर्व सेल लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होता है। एपिथेलियल सेल आप जानते हो कैसा होगा, क्यूबॉइडल हो सकता है, कॉल्यूमिनर हो सकता है, सीलिएटेड हो सकता है, बहुत वेराइटी के शेप हो सकते हैं। चलो फंक्शन की बात कर लेते हैं, तीसरा पैरामीटर। फंक्शंस में अगर मान लो स्किन का सेल है तो क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। अगर हमारे ग्लैंड का सेल है सिक्रीशन करेगा। अगर हमारे नर्व का सेल है तो क्या करेगा, सिग्नल कंडक्शन करेगा। यानी आप साइज की बात कर लो, आप शेप की बात कर लो, आप फंक्शन की बात कर लो, तीनों पैरामीटर में सेल में बहुत वैरायटी है। ठीक है, अब एक चीज मैं यहाँ आपके लिए ऐड करना चाहूंगी जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज द मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड पैसिव सेल। अब ये क्या चीज है, जो सेल एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं वो ज्यादा काम करते हैं। काम तो नियरली हर सेल करता है, हर किसी को एक एक फंक्शन दे रखा है, लेकिन जो सेल डिवाइड कर रहा होता है उस सेल का काम थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। और ऐसे सेल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पिछले साल में आते हुए देखे हैं जो कि इनके बारे में बात करते हैं। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल के बारे में बताती हूं मैं आपको। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना प्लीज। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी स्मॉल इन साइज। अजीब लग रहा है ना सुन के, बट यस, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं सेल वो छोटे होते हैं साइज में। ठीक है, इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, बहुत काम कर रहे होते हैं, और छोटे होने की वजह से इनके सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है इनके वॉल्यूम से। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि इनका सरफेस एरिया अपॉन, सरफेस एरिया पूरा लिख देती हूं मैं, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का ये जो रेशियो है ये हाई हो जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट सॉरी, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बहुत हाई हो जाता है। क्या है ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियस का कंटेंट और साइटोप्लाज्म का कंटेंट, जब इसे कंपेयर करेंगे तो ये रेशियो बहुत हाई होगा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में। तो इन तीन पॉइंट्स का हम ध्यान रखेंगे कि मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स स्मॉल इन साइज होंगे, सरफेस एरिया वॉल्यूम से ज्यादा होगा और हाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होगा। यही उन्हें कंपेल करता है टू डिवाइड, और ये चीज मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी व्हेन विल बी डीलिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। दिस इज द रूट कॉज ऑफ सेल डिविजन, इसी की वजह से सेल डिविजन होता है। जो सेल परमानेंट हो जाते हैं, जो सेल फंक्शनली डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, वो सेल पैसिव होते हैं इनके कंपैरिजन में। ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, लेकिन इनके कंपैरिजन में पैसिव होते हैं, लार्ज होते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम का रेशियो थोड़ा कम हो जाता है और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बराबर हो जाता है। इसी वजह से वो स्टेबलाइज्ड होते हैं, इसी वजह से वो डिविजन नहीं करते हैं। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, कहीं भी बहुत ज्यादा वेराइटी होगी, कहीं भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होगी तो हमें पढ़ने में होगी दिक्कत। तो अब आप खुद सोचो, हर एक सेल का अपना अपना यूनिक स्ट्रक्चर है, अपने अपने यूनिक फंक्शन है। बड़ी मुश्किल है भाई, किसका स्ट्रक्चर याद करें, कितनों का साइज याद करें, कितनों के फंक्शन याद करें। तो हम क्या करते हैं, फिर अपनी स्टडी को आसान करते हैं। कन्वीनियंट करने के लिए हम इनको ग्रुप करते हैं, और ग्रुपिंग करने के लिए हमारे पास एक ऐसा पैरामीटर होना चाहिए जो सारे सेल में प्रेजेंट हो। और एक बात हम ध्यान रखेंगे, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में, कि किसी भी लिविंग सेल में 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ लिविंग सेल, 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ लिविंग सेल। तो
एक लिविंग सेल के जो 3 एसेंशियल कंपोनेंट हैं वो क्या क्या हैं? यस, इट इज फर्स्ट न्यूक्लियस, दूसरा साइटोप्लाज्म एंड तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 3 चीजें होनी ही चाहिए। अब आप खुद सोच के देखो कि इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन तीनों में से यस न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्यों होता है? बिकॉज न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर लेता है। इसी वजह से न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। इसको मास्टर ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। जो साइटोप्लाज्म है ये एरिना है, साइट है ऑफ ऑल एक्टिविटीज, सेल में होने वाली सभी एक्टिविटीज का ये एरिना है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये यूनिवर्सल बाउंड्री है। यूनिवर्सल वर्ड का इस्तेमाल किया है मैंने, इसका मतलब ये हर लिविंग सेल में होनी ही चाहिए। तो अब हमने देखा कि इन तीनों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस पे जरा फोकस करेंगे। इस न्यूक्लियस पे हमने फोकस किया, आप सबको मालूम होगा कि न्यूक्लियस 2 बेसिक टाइप के होते हैं। कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जिनमें बाउंड्री यानी उनकी न्यूक्लियर एनवलप, उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अब ऐसा नहीं होगा, किसी चीज की आप कवरिंग नहीं करोगे तो उसके अंदर का सामान बिखर जाएगा। तो इनकी बाउंड्री नहीं होती, इनकी कवरिंग नहीं होती, इसकी वजह से ये डिफ्यूज्ड हो जाते हैं, इनके अंदर का सामान बिखर जाता है, ये इनसिपिएंट, प्रिमिटिव हो जाते हैं। और प्रिमिटिव के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रो, और न्यूक्लियस के लिए वर्ड यूज करते हैं कैरियन। ऐसा सेल हो जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। और हमने कुछ सेल ऐसे भी ऑब्जर्व किए जिसमें बढ़िया बाउंड्री है न्यूक्लियस की, तो बढ़िया बाउंड्री है तो ये एक वेल डिफाइंड ट्रू न्यूक्लियस हो जाता है। ऐसे सेल्स एडवांस्ड हो जाते हैं एंड एडवांस सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं तो सीधी भाषा में बात यह है कि हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पर या कह लो न्यूक्लियस के बेसिस पर सेल को 2 पार्ट्स में ग्रुप कर दिया है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो अब हम एक एक करके दोनों सेल के बारे में बात कर लेंगे। पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की और फिर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। ठीक, अब आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे डिफरेंसेस आ रहे होंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को लेकर। सारी बातें करने के बाद हम लिस्ट करेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। लेकिन बिफोर दैट हम चलो बात कर लेते हैं कि पर्टिकुलरली एक प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करने जा रही हूं कंपोनेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इससे पहले अगेन एनसीईआरटी में कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात दी हुई है। क्या बात हुई हुई है? ऑल्दो हम प्रोकैरियोटिक सेल बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उन बातों को भी सुन लें कि उन्होंने कहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं बैक्टीरिया, इसमें आते हैं साइनोबैक्टीरिया, इसमें आते हैं पीपीएलओ। ये स्मॉलर इन साइज होते हैं कंपैरिजन टू यूकैरियोट्स, स्मॉल साइज के होते हैं। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। जितने सीधे होते हैं, जितना ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है, उतने ही ये शैतान होते हैं, उतने ही ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स होते हैं अपने बिहेवियर में। ठीक है, बेसिक 4 टाइप का शेप होता है। यहाँ पे मेंशन लाइन मेंशनड है, भले यहाँ पे आपको शेप नहीं दिखाया गया है पर ये मेंशन किया है कि उनके पास 4 बेसिक टाइप के शेप होते हैं। वो आप जानते हो, कॉकस, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरलम। ठीक है, अब मैं शुरुआत करती हूँ कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देख लेते हैं वो 3 पार्ट कौन से हैं। सबसे पहला पार्ट सेल एनवेलप। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल की एक आउटर कवरिंग होती है, उस आउटर कवरिंग के लिए नाम दिया गया है सेल एनवेलप। और इस सेल एनवेलप में 3 लेयर्स होती हैं। इट इज अ टाइटली बाउंडेड स्ट्रक्चर ऑफ 3 लेयर्स। और वो 3 लेयर्स क्या हैं? आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स,
middle one is cell wall and inner one is cell membrane, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने इसके बारे में क्या क्या चीजें देखी। सेल एनवलप के बारे में हमने बात देखी कि ये आउटर मोस्ट होती है, प्रोटेक्टिव होती है, टाइटली बाउंड, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हम इस सेल एनवलप के लिए कहते हैं। ठीक, ये जो अब मैं एक एक करके बाद में आपको बताऊंगी कि ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना होता है, उसका क्या काम होता है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, क्या काम होती है, सो दूसरे पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अब आपने बाउंड्री की तो बात कर ली, अंदर की जो सामान भरा है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। तो सेकेंड पार्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स है सेल का, जहां पर सारे काम होते हैं। अब इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें आती हैं, इट इंक्लूड्स सबसे पहला तो वो प्रोप्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा, कभी कभी इसके बाहर जेनेटिक मटेरियल मिल जाता है, तो वो कैसा होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। इसके अलावा इस पूरे सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होती, केवल एक ही ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोट से मैच करती है, दैट इज राइबोसोम। यस, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्रीज। और वो राइबोसोम भी यहाँ थोड़े अलग होते हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, वो 70S टाइप के होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं, राइबोसोम्स, वो भी 70S टाइप। इसके अलावा इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है इंक्लूशन बॉडीज। ये क्या है, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो स्टोरेज करते हैं, जो किसी चीज को सेल के अंदर स्टोर करते हैं, उनको इंक्लूशन बॉडीज कहा जाता है। तो क्या क्या चीजें हो गई, न्यूक्लियोइड हो गया, प्लाज्मिड हो गया, राइबोसोम हो गए, इंक्लूशन बॉडीज हो गई। और ये साइटोप्लाज्म है क्या, साइटोप्लाज्म है फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड इन सेल। ठीक, मेन एरिना ऑफ ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज। ठीक है ना। और अगर हमारा प्रोकैरियोटिक सेल मोटाइल हुआ तो इसके पास एक थर्ड कंपोनेंट भी हो सकता है, एंड दैट इज फ्लैजिला। तो फ्लैजिला जो है वो एक ऑप्शनल पार्ट है, वो उन्हीं बैक्टीरिया में मिलेगा जो बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं। तो ये एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है और इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है बेसल बॉडी, देन होता है हुक, और देन होता है फिलामेंट। और इसको मैं प्रॉपरली आपको डायग्रामेटिकली आगे समझाऊंगी कि ये कैसा दिखाई देता है। तो फ्लैजिला के बारे में सिर्फ एक ही बात कि ये सब में नहीं होगा, दिस इज अ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑफ ओनली मोटाइल बैक्टीरियल सेल्स। तो ये एक मोटा मोटा आउटलाइन है कि हमें प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पढ़ना है। सेट क्लियर। अब हम एक एक करके सारे पार्ट्स की स्टडी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल एनवलप की। अब इसमें सेल एनवलप में मैंने आपको क्या बताया कि सेल एनवलप 3 लेयर्ड का स्ट्रक्चर है, 3 लेयर्स का स्ट्रक्चर है, टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसमें 3 लेयर्स आती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर है, और ये जो है वो म्यूको और पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, मतलब ये लिपिड्स और शुगर्स की बनी होती है।
काम क्या होता है इसका? ये सेल को वाटर के डेसिकेशन से बचाती है और ये सेल को इम्यूनिटी देती है, टू हाइड फ्रॉम द होस्ट, इम्यून सिस्टम एबिलिटी देती है। ये सेल को कॉलोनी, सेल की कॉलोनी को अपीयरेंसेस देती है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट सबसे पहले लेयर की, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में सबसे पहला पॉइंट हमने क्या सुना? सबसे पहली चीज कि ये आउटर मोस्ट है और किसकी बनी हुई है? पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर दो टाइप की हो सकती है। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक है इसका स्लाइम लेयर और दूसरा कैप्सूल। इसमें हमें देखना है कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। स्लाइम लेयर थिन होती है, लूज होती है, ये थिक होता है, टफ होता है। तो बेटा समझना कि ये है दोनों ग्लाइकोकैलिक्स, लेकिन अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दो टाइप के हो गए हैं। अगर ये थिन और लूज है तो इसको हमने कहा है स्लाइम लेयर, और अगर ये थिक और टफ है तो इसको हमने कहा है कैप्सूल। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि ये सेल को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डेसिकेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीम ड्राइनेस, एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस में ये इसको प्रोटेक्ट करती है। ये क्या करता है? इट गिव्स, प्रोवाइड्स, पहली बात तो गमी, गमी जानते हो ना, गम, फेविगम, गमी यानी कि स्टिकी नेचर। ठीक, तो डेसिकेशन के बारे में मैंने क्या बताया? इट इज एक्सट्रीम ड्राइनेस। ठीक है, इसके अलावा इट गिव्स रफ अपीयरेंस टू कॉलोनीज, इट गिव्स रफ अपीयरेंस टू कॉलोनीज। और ये क्या देता है? इट गिव्स स्मूथ अपीयरेंस टू कॉलोनीज। अब जितने भी बच्चों ने एक भी बार पढ़ा है 11th का सिलेबस, उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा याद होगा। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन्स का इस्तेमाल किया था, NS3, R फॉर रफ कॉलोनी, S फॉर स्मूथ कॉलोनी। सिंपल समझ में आ रहा है ना? जिसके पास ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर के फॉर्म में होगी वो R2, वो रफ कॉलोनीज, और जिनके पास कैप्सूल के फॉर्म में होगी वो S3। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये जो मेंबर्स होते हैं वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, मतलब ये डिसीज कॉज नहीं करते हैं मोस्टली। ये जो है कैप्सूल वाले, ये क्या करता है? कैप्सूल गिव्स एबिलिटी to hide from host immune system, therefore ये पैथोजेनिक हो जाते हैं, इसीलिए वायरुलेंट हो जाते हैं। वायरुलेंट, पैथोजेनिक का मतलब डिसीज कॉजिंग एंड वायरुलेंट का मतलब डेथ कॉजिंग। तो ये है तो हमारा पहला लेयर सेल एनवेलप का, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो आज मैं यहीं तक बात करूंगी और कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे जितने भी हमारे लेक्चर्स कवर अप हो जाएंगे उनके बेसिस पर मैं आपको बताऊंगी कि टिल हियर इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चों को किस टाइप के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो टिल हियर
आपको जो भी चीजें ना समझ में आई हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।